नमस्कार के साथ में मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर हरीश नवल जी का। वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं आप, और आपके साथ बात करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। ऐसी स्थिति तक जो आप शब्दों को लेके साहित्य, संवेदना, चिंतन और कितने सारे साहित्यकार जो कहते हैं मैंने यू हैव रब्ड शोल्डर्स विद क्या कहते हैं हुज हु वगैरह। तो पहले आप बोले उससे पहले मैं आपके बारे में कुछ बातें बता के प्रसन्न होना चाहता हूँ, हरी जी अनुमति जी, दें। तो जी। आपने 4 दशकों से अधिक तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया, और पढ़ाने के जी, साथ साथ आप लिखते भी रहे, और आपने एमए, एमलिट, पीएचडी, और आपने खुद तो प्राप्त की, बाद में लोगों ने आपके ऊपर पीएचडी करी। आपकी 30 मौलिक, 10 संपादित संपादित पुस्तकें प्रकाशित हुई है। अच्छा, अंक जो है ना 112 तक पुस्तकों का आए, उसमें लेखन में कहीं ना कहीं हरीश जी का जी, समावेश रहा है, लेखनी का। और भारत और भारत से बाहर की कई मैगजीन में लोग बताते हैं भाई 2000 से ज्यादा आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। मैं आपके बारे में परिचय थोड़ा और बाद में दूंगा। मुझे लगता है लोग सोच रहे हैं हरीश जी आगे बैठ गए हैं, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। आपकी जो बागपत के खरबूजे नाम की किताब थी, उस पर आपको युवा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपकी जी। आगे की पुस्तकों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब आप अभी तक अपने को युवा मानते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, ऐसा है कि मानने से तो कुछ होता नहीं है। अब उम्र के हिसाब से तो युवा नहीं है, लेकिन मन के हिसाब से तो अभी युवा हैं। जब तक व्यक्ति उद्यमी है, जब तक उसमें जिजीविषा है, जब तक वो बड़े-बड़े काम करने का साहस रखता है, करे या ना करे, मुझे लगता है वो युवा ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि व्यंग्य की परिभाषा देने के लिए आपको कई बार लोग कह देते होंगे, क्योंकि व्यंग्यकार है तो इनसे पूछ लो। तो आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि पहले मैं परिभाषा दे रहा हूँ व्यंग्य की, फिर मैं जी। आपसे पूछूंगा कि मेरी वाली में थोड़ा बहुत ठीक है क्या, नंबर कितने हैं। मुझे ऐसा हुँ। लगता है कि वैसे भी शब्द या हास्य व्यंग्य साथ साथ चल रहे होते हैं, तो व्यंग्य में एक तरह का कुशन बन जाता है। आप किसी को मतलब आलोचना करने वाली बात को ऐसे कहते हैं कि वो गुदगुदाती हुई सी उसके पास पहुंच जाए, और वो अधिक सहर्ष रूप से स्वीकार न भी करे, तो मना नहीं कर सके कि नहीं आप मुझे ऐसा कैसे कह रहे हैं। तो बहरहाल आप बताइए व्यंग्य आपके लिए क्या है। नहीं, आपने जो कहा वो कमोबेश बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा ही होता है। पर आपने उसको एक बात कही कि हास्य को लेकर के साथ में उसके जुड़ा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हास्य और व्यंग में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में, अच्छा। जितना जीवन और मरण में। हालांकि जीवन मरण में अंतर बहुत है, किंतु क्षण भर में ही जीवन मरण में परिवर्तित हो सकता है। तो कुछ ऐसी स्थिति ही हास्य और व्यंग की है। हास्य की परिणति निर्मल आनंद में हो तब वो हास्य कहलाएगा, और व्यंग की परिणति करुणा में हो तब वो व्यंग होगा, जैसा हम लोग लिखना चाहते हैं, लिखते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। तो आपने ठीक कहा, पाखंड के विरुद्ध, और जो आपने आलोचना शब्द का इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि वो एक आलोचना, बल्कि कटु आलोचना होती है कि व्यंग्यकार ढूंढता है, अपने विषय ढूंढता है, वो गंदे नाले के मुहाने पर जाता है, वो चांदी रात में नाव की सैर नहीं करता, वो प्रकृति के उपादानों के बीच में, उपत्तियों के मध्य में नहीं बैठता, वो वहाँ से विषय लाता है जहाँ पूरे समाज का कुत्सित है, जहाँ विडंबनाएं हैं, जहाँ विद्रूप है, जहाँ विसंगतियाँ हैं। तो वहाँ इसलिए वो व्यंग हास्य से थोड़ा अलग है। हाँ, हास्य का एक लाभ ये होता है कि उसको साथ जोड़ने से अपनी बात कहने में और उसको संप्रेषित करने में व्यंग्यकार को उसका लाभ मिलता है। तो इसलिए हास्य से कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जो लोग उसको नहीं समझ पाते, क्योंकि व्यंग के लिए जो विवेकशील होना बहुत ज़रूरी है, भावक का, पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, उसको उसका बौद्धिक संपदा ज़रा थोड़ी-सी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कहा जाता है इसमें। तो आपने जो तो कहा है वो जी, लगभग वही है, मैंने थोड़ा-सा ही बदला। जी। तो आपने जो थोड़ा बदला उसको थोड़ा और समझने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ। उसको अब जीवन के साथ जोड़ कर देखते हैं। तो अ, अगर आप किसी को ऐसी बात कहते हैं जिसको वो समझते समझते लगे कि अच्छा ये कह रहा है क्या मुझे, तो फिर वो हुँ, पलट के पूछ रहे कभी, अरे मुझ पर व्यंग्य तो नहीं कर रहे हो। तो हुँ। इसका मतलब है व्यंग्य इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब
उसको सकारात्मक दृष्टि से ही कहा नहीं जा रहा है। आप किसी पर प्रश्न चिन्ह भी लगा रहे हो। ये बात ठीक है ना वैसे? हाँ, नहीं बात ठीक है, क्योंकि कभी-कभी अपना आकलन जो है वो भ्रामक या गलत भी हो सकता है। तो इससे यदि हमने वो यदि हम व्यक्तिपरक बात करें, किसी को संबंधों में कुछ कह दें, तो वहाँ हो सकता है भ्रम हो। लेकिन जब हम लिखते हैं तो विधा के रूप में जब व्यंग का इस्तेमाल होता है, तब थोड़ा-सा वो उसका रूप बदल जाता है। आप अगर ठीक समझें तो कोई उदाहरण देकर बताएँ, जिसमें आपको लगे कि ये अगर ऐसे कहा जाए तो हास्य हो जाए, ऐसे कहा जाए तो व्यंग्य हो जाए। ऐसा संभव है क्या बताना? हाँ, नहीं थोड़ा उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें दिमाग कहीं कहीं और है। हुँ, लेकिन जैसे व्यंग का उदाहरण, जैसे एक छोटा-सा उदाहरण आपको देता हूँ कि ये हम पढ़ते थे, तो वो लिखा होता था कि भई ए फर्स्ट क्लास प्रीचर वाज़ ट्रैवलिंग इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट हैविंग ए टिकट इन हिज़ हैविंग ए थर्ड क्लास टिकट इज़ इन पॉकेट। नहीं, एक्चुअली क्या है, ए प्रीचर वाज फाउंड डेड इन ए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट हैविंग ए थर्ड क्लास टिकट इन हिज पॉकेट। हुँ, हुँ, तो इसमें वो विसंगति है कि वो प्रीचर है, प्रीच करता है पूरी दुनिया को, और खुद क्या कर रहा है। हुँ। यही चीज़ है, इसीलिए व्यंग्यकार तो ज़्यादातर इसमें क्या है जहाँ कि जो पाठक है वो कन्फ्यूज़ रहता है कि वो उसके न रहने पर दुखी हो या उसकी जेब में थर्ड का टिकट मिल गया है, उसको लेके नहीं, अब उसको बुरा उसको माने। उसको जो समझ जाएगा तो समझ जाएगा कि ये साधारण नहीं है। वाक्य दिखने में साधारण है कि ठीक है, ये सूचना है कि ऐसा हो गया। लेकिन हुँ। जो ज़रा विवेकशील है वो समझ जाएगा कि ये कहाँ पर कहा गया है। तो वही मैंने तो कहा ना, अप्रत्यक्ष। हाँ, जी व्यंग्य जो है ना उसका कहीं न कहीं संबंध लेबल लगाने जैसा थोड़ा-सा ऐसे अगर मान लिया जाए तो ठीक-ठीक आपने जैसे स्कूल कॉलेजेस में ऐसा होता था भई किसी का एक टाइटल दे देते थे कुछ लोग और वो एक क्लास खत्म होती है, दूसरी क्लास में वो चलता रहता था टाइटल उसका। टाइटल की बात को लेके जो आपकी पहली किताब है ना उसका टाइटल मुझे ना ऐसे चलते-चलते भी लगे तो लगता है कि क्या कमाल का टाइटल है, बागपत के खरबूजे। अब न्यूयॉर्क के खरबूजे कहें कि आपने न्यूयॉर्क के खरबूजों पे क्यों नहीं लिखी? तो ये कैसे टाइटल आया था? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक बागपत के खरबूजे की बात है, क्योंकि बागपत के खरबूजे पुस्तक उतनी प्रसिद्ध हो गई जितना मैं नहीं था या मैं नहीं हूँ। सिर्फ इसलिए कि उस पर भारतीय ज्ञानपीठ ने एक बड़ा पुरस्कार दिया और पूरे पत्र-पत्रिकाओं में उसका प्रचार हुआ, तो इस कारण से, वो मेरे कारण से नहीं हुआ, उस प्रचार के माध्यम से हुआ। हुँ, हुँ। धर्मयुग में मैंने एक व्यंग कथा लिखी थी, बागपत के खरबूजे। और उसका जो मौजू था, जो विषय था, वो चरण सिंह और राजनारायण जी का जो इलेक्शन हुआ था, उनके मध्य बागपत उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। तो अच्छा, वहाँ अच्छा। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, और बागपत जो है वो अपने खरबूजों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, कि भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध खरबूजे वहाँ होते हैं। हुँ, तो हुँ। उसको लक्षित करके और खरबूजे को देखकर खरबूजा कैसे रंग बदलता है और बागपत के खरबूजे विशेष कैसे होते हैं, तो मैंने कुंभन दास का जो पुत्र है उसको भेजा है। वो यमुना नदी के किनारे किनारे बागपत पर जा रहा है और वहाँ वो इलेक्शन जो हो रहा है, तो वहाँ एक फ्यूजन किया है उस मध्यकाल की स्थितियों का और उसका। तो वो फिर जब सबमिशन था भारतीय ज्ञानपीठ में, ये प्रतियोगिता थी, प्रतियोगिता में 48 कृतियाँ आई थी उनके पास और उसमें मेरी कृति चुनी गई, और श्रीलाल शुक्ल और शरद जोशी, बालस्वरूप राही जैसे जो बड़े साहित्यकार थे वो उसके निर्णायक थे। तब मैंने जो शीर्षक दिया था वो कुछ और था। तो मेरी एक प्रसिद्ध रचना, प्रसिद्ध मैं विनम्रता से कह रहा हूँ क्योंकि वो परसाई जी से शरद जोशी जी सबको बहुत पसंद आती है और उसे एक अच्छी व्यंग कथा के रूप में माना जाता है, विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला। तो मैंने तो ये शीर्षक दिया था। तो जब उस पर इनाम घोषित हुआ और उसके बाद उसकी पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ को ही छापनी थी, तो शरद जोशी जी ने कहा कि भाई ये टाइटल क्या है, कि विक्रमार्क, बुढ़िया और सराय रोहिल्ला तथा अन्य व्यंग, एक तो लंबा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखो, धर्मयुग में जो तुम्हारा छपा था और इसमें भी तुमने उसको संकलित किया है उस व्यंग को, वो टाइटल दो, बागपत के खरबूजे। तो ये आदमी सोचेगा भी ये क्या मतलब है, ये कौन सी बात कर रहा है। कईयों को बागपत नहीं पता होगा और कई सोच हाँ। रहे होंगे बागपत में खरबूजे से क्या मतलब।
तो कहते क्या है कि वो तो ये थोड़ा कैची लगता है, तो ये दे दो। उन्होंने सही कहा था, तो मैं आपकी तारीफ़ इसके लिए भी करना चाहूँगा कि आपके अंदर खुलापन है। कोई आपको सुझाव देता है, आप सुन लेते हैं, मान ले मान लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आप सौभाग्यशाली रहे कि राजनीति ने स्वयं आपके कर कमलों में एक ऐसा प्रसाद रूपी विषय सौंप दिया, जिसको लेकर आपने ऐसी रचना रची, जिसकी जी, अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा आपकी जो दूसरी पुस्तक थी, उसमें भी आपने कहीं-कहीं पुलिस को पकड़ लिया, मादक पदार्थ और पुलिस उसका विषय आपने रख जी, जी, दिया। जी। और उस पर आपको गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार के अलावा व्यंग्यश्री सम्मान भी मिला, स्नेहलता गोयनका व्यंग्य भूषण सम्मान मिला और 13 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति वाशिंगटन और आर्य समाज न्यूयॉर्क द्वारा भी आपको व्यंग्य मनीषी की उपाधि दी गई है। जी। तो पुरस्कार लेना आपको कैसा लगता है हरीश जी? अ, अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा-सा ये है कि दायित्व बढ़ जाता है और थोड़ा बोझ होता है, प्रेशर पड़ता है कि ये हमसे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं, पता नहीं हम वहाँ तक खरे हैं कि नहीं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है, तो उसका प्रतिशत मैं तो निकाल लेता हूँ कि जब ये इतना कह रहे हैं तो चलो कुछ इसका तो है। 30-40 हुँ, प्रतिशत तो ठीक होगा, तो क्यों ना उसको और आगे बढ़ाया जाए। तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। हर बार पुरस्कार मिलने पर एक दबाव होता है कि फिर उसको आप उसको कंटिन्यू रखें, उसको बनाए रखें, तो इसलिए आपको स्खलन नहीं होना चाहिए, शिथिल नहीं होना चाहिए। आपका लेखन वैसी आबाद गति से उतना ही ठीक-ठीक सा ही रहे, जो पाठकों को बहुत पसंद आए, आलोचकों को भी ठीक लगे। तो ये तो होता है हर पुरस्कार के बाद। अच्छा ये बताएँ मैं हम विषय रखा था जीवन उत्सव, वो इस कारण रखा था क्योंकि मुझे लगता है सृजनशीलता का जीवन को उत्सवमय ढंग से अपनाने में एक जी। बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उस दृष्टि से पहले तो आप बताएँ कि जीवन को उत्सव बनाने का आपका क्या फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मूला बहुत ही है? सिंपल, बहुत ही साधारण अशोक जी। आपका तो नाम ही अशोक है, तो आपका तो नाम से ही ज़ाहिर है। वैसे बड़ा सिंपल है, खुश रहो और खुश रखो, हुँ, बस। आप खुश तभी रहोगे जब आप ठीक काम करोगे, जिन कामों से आप संतुष्ट होंगे, जिससे आपकी आत्मा आपको शाबाशी देगी, तो आप खुश रहोगे। और खुश अगर रखोगे दूसरों को, तो उनको वो द्वेष की भावना कम होगी, प्रेम और नेह की भावना ज़्यादा जागृत होगी। तो ये छोटा-सा फ़ॉर्मूला है, खुश रहो और खुश रखो। मैं तो वही अपना रहा हूँ और अभी तक तो ठीक चल रहा है अशोक भाई। अब आपसे मिलने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। और भी ठीक चलेगा इसमें तो कोई संदेह रहा ही हाँ, नहीं फिर। यस। क्योंकि जब शोक रहित हो जाएँगे, तो फिर हाँ, तो प्रसन्न बिल्कुल। नहीं रहेंगे। तो पर खुश रहना जो है वो कई लोगों को आता नहीं है, ऐसा कह के मैं बिल्कुल सम्मान के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता लगेगा लोग हैं हर एक बात पे शिकायत करते रहते हैं और जो व्यंग्यकार है वो कहेगा मेरा तो पेशा ही है भाई, मैं शिकायत नहीं करूँगा तो काम कैसे चलेगा? तो शिकायत का और उत्सव का तो ठीक-ठीक संबंध बैठता है कि नहीं बैठता है? नहीं, आप देखिए, आपको अपनी बात कहने का ढंग होना चाहिए, मतलब सॉरी, आपको नहीं, मतलब लेखक को। हुँ, तो हुँ। जो व्यंग्य लिखते हैं, कई तरह से व्यंग किया जा सकता है, जैसे उसकी अपनी-अपनी दृष्टि है और अपनी-अपनी शैली है। तो हम उसको बहुत ज़्यादा चोट बिना पहुँचाए पर भी उसको जागृत कर सकते हैं कि भई ये गलत है, या हुँ, समाज की दृष्टि उस तक डाल सकते हैं कि भई ये असली न्याय की दृष्टि ये है। तो उस पे हम ना भी उसको कोड़े मारें, ना भी उस पर छुरी चलाएँ, ना भी उस पर पिस्तौल तानें, तो उसको और ढंग से भी कह सकते हैं। तो वो ढंग, वही अपनी-अपनी शैली है। तो मेरी शैली तो बड़ी विनम्र और औदार्यपूर्ण है, और ये मैं नहीं कहता, मेरे पाठक भी कहते हैं और मेरे आलोचक भी कहते हैं, और जो सीनियर व्यंग्यकार हैं मेरे से, परसाई जी भी थे, श्रीलाल अशोक, ये सब कहते थे। तो मैं उसमें कभी कोई ऐसे चोट करने की कोशिश नहीं करता, आराम से कोई चीज़ निकाल लेता हूँ। वो एक शैली बन गई है, तो हम कह सकते हैं। हुँ। हरी जी, जीवन के उत्सव में हर एक बात सम्मिलित हो जाती है, उसमें राजनीति भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और राजनीतिक व्यंग्य का कोई एक अलग ख़ास प्रकार का वर्गीकरण किया जाना ठीक लगता है क्या आपको? नहीं, मुझे ठीक नहीं लगता, किंतु ऐसा है कि पत्र-पत्रिकाओं में ज़्यादातर वही व्यंग्य लिखे जाते हैं जो जो कुछ राजनीति में घट रहा है, तो उस पर वो टिप्पणियों के रूप में और उसको व्यंग्यात्मक बना देते हैं। इसीलिए वो व्यंग्य उतना परिपक्व नहीं होता है मेरी दृष्टि से, उतना थोड़ा-सा वो कमज़ोर होता है, क्योंकि वो उसमें स्थायित्व कम होता है। ऐसे मुद्दे होते हैं जो आज हुए, कल समाप्त हो गए। आज किसी ने कोई ग्रुप बनाया, कल को वो टूट गया।
तो आज जो व्यंग किया गया, जो व्यंग लेख लिखा गया, तो हो सकता है वो 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में समाप्त हो जाए। पर जहाँ पर विषय ऐसे हों जो दीर्घजीवी हों, तो वहाँ वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो तो आपकी राजनीति बात वाले जल्दी चले जाते हैं, बहुत हुँ, जल्दी समाप्त हो देखिए जाते हैं। आपकी बात के असहमति आपकी प्रथम पुस्तक का शीर्षक दे रहा है कि हुँ, उसमें हुँ। कहीं न कहीं राजनीतिक जो छाया है वो तो बागपत के खरबूजे के शीर्षक में भी है, पर वो दीर्घजीवी है, वो अभी तक हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वैसा ना कि अब मुझे मालूम नहीं कि आपने वो लेख पढ़ा या नहीं लेख पढ़ा, तो इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। ना समझने की मैं आपको सुनाऊँ, पर ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊँ, परसाई जी ने एक राजनीति का छोटा-सा एक व्यंग्य लिखा। मैंने भी एक विधा का परिपालन किया, जिसको कि जो छोटे-छोटे व्यंग्य में जैसे लघु कथा होती है, तो ऐसे मैं हाफ लाइनर लिख रहा मैं 3 साल से। हाफ लाइनर बहुत लिखे, मेरा एक संग्रह भी आया है। तो ऐसा एक हाफ लाइनर परसाई जी का आपको बताता हूँ। उनके शब्दों में नहीं, पर पूरा भाव बता रहा हूँ, जितनी कथा मुझे याद है कि क्या है कि अब लंका पर जाना था, विजय प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के, लेकिन वहाँ तक के लिए कोई पुल नहीं था। तो नल और नील ने सभी के सहयोग से पुल का निर्माण कर दिया। लेकिन क्या है कि पुल खुल ही नहीं रहा था, सेना कैसे जाए? कारण क्या था? क्योंकि उसका उद्घाटन नहीं हुआ था। ये छोटा-सा व्यंग्य है। अब ये जो है, ये दीर्घजीवी हुँ, है ना? क्योंकि ये सभी काल से चल रहा है और हुँ। अच्छा अब दीर्घजीवी होने के हम साथ में ये माँग करती है कि आप अलर्ट हों, क्योंकि आपने हाँ, अगर पंच लाइन के समय में सो गए तो खो हाँ। गए, फिर वो पता नहीं लगेगा बात क्या है। वो फिर पाठक भी सो जाएगा, वो तो आपको भी सुला देगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इसमें वो एक पंच, या जिसको मैं कहता हूँ मनोवैज्ञानिक क्षण, ऐसा होना बड़ा ज़रूरी है। हुँ। जब अच्छा जो तो आप हरी जी ऐसा होता है जो व्यंग्यकार है और आपका व्यक्तित्व भी है सहज है। जो सहजता होती है उसमें जो बौद्धिकता का बोझ नहीं आकर कंधे पर बैठ जाता है। लेकिन जब हम विधिवत पीएचडी की बात करते हैं, तो कहीं हमारे अचेतन में रहता है कि उसको तो बौद्धिकता दिखानी है भई उसने तो आपके ऊपर लोग जब पीएचडी करते हैं तो उनकी पीएचडी आप भी पढ़ते ही होंगे बाद में। एक तो मैं इसके लिए ऐसे करना चाहूँगा कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने पहले तो इतना लिखा होता है जिसको लोग पढ़े ही नहीं, बल्कि उसके बारे में शोध भी करें। तो जी, 16 से जी। अधिक लोगों ने किया, 10 से अधिक लोगों को हाँ, पीएचडियाँ मिली है। 18 लोगों ने कर लिया। मैं ये बहुत विनम्रतापूर्वक बताना चाह रहा हूँ, शोध उस पर। और अभी हाल ही में डॉक्टर विवेक गौतम की अभी ही पुस्तक भी आई है, जो उन्होंने अपने शोध ग्रंथ को पुस्तक के रूप में दिया है, हरीश नवल के व्यंग्य साहित्य में युग चेतना करके। ऐसे ही जगदीप हैं पंजाब के, उनकी भी पुस्तक उस पर आई है। एक और ग्वालियर में हैं पूजा जी कनौजिया, उनकी भी एक पुस्तक आई है। तो अच्छा लगता है। अब मैं भी पढ़ता हूँ उसको। तो कई बार मैं देखता हूँ कि ठीक आकलन नहीं, कई बार मैं देखता हूँ कि वो भक्ति भाव से लिख रहे हैं, जो नहीं भी वो तो उसको ही बता रहे हैं, तो तब अपने आप में बड़ा लज्जा सी आती है कि अरे हमें पहले ही पता होता तो मुझे बता देते कि ऐसा नहीं है। जैसे मैं नहीं आपको पर उदाहरण देता हूँ। अब इसमें क्या है कि शोध करने वाला वो है, तो उसको जो जो दिख रहा है वो लिखेगा वो, तो आप उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश नहीं लगा सकते ना। हाँ, नहीं अशोक जी, ऐसा होता है कि जैसे मैं जब शोध कराया करता था, या अभी भी जहाँ मौका मिलता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर साहित्यकार जीवित है, तो जो शोध कर रहा है उसे उसका साक्षात्कार ज़रूर करना चाहिए। उससे बैठे उसका इंटरव्यू ले, उससे पूछे जो उसने उसने किया। पर प्रायः मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास भी थीसिस जाँचने के लिए आते हैं, जो जीवित साहित्यकारों पर भी, तो उसमें प्रायः साक्षात्कार नहीं होते, वो बिना मिले ही लिख रहे होते हैं। तो तो वहाँ वो वाली बातें स्पष्ट हो सकती हैं, जिसकी तरफ मेरा इशारा था। अच्छा जो बात आपको अलग सी लगी अपने बारे में शोधकर्ता की दृष्टि से, ऐसी कोई 1-2 बात आप हमारे साथ बाँट सकते हैं? हाँ, जैसे जो मेरे पर पहला पहला बड़ा जो काम था, वो दक्षिण भारतीय प्रचार सभा चेन्नई से हुआ। उसका जब विषय सुनेंगे, तो मैं तो विषय सुनते ही मैं सोचूँ कि अपना मुँह कहाँ छिपाऊँ। उसमें था कि हरिशंकर परसाई कृत के व्यंग निबंध संग्रह ऐसा भी सोचा जाता है, और हरीश नवल के निबंध संग्रह बागपत के खरबूजे का तुलनात्मक अध्ययन।
अब मैं सोचूं कि भैया परसाई जी के साथ और मेरी क्या तुलना, भैया तुलना तो समान धर्मा में हो। मेरी तुलना प्रेम जन्मेजय से हो, मेरी तुलना सुरेश कांत से हो, ज्ञान चतुर्वेदी से हो, हरि जोशी से हो, जो मेरे अपने समय के हैं। तो मैंने अब वो चेन्नई में थे उन दिनों, ये फ़ोन नहीं होते थे, पुरानी बात हो गई। तो मैंने उनको फ़ोन पे पूछा वहाँ कि भैया आपने ये कैसे चुन लिया मेरे पास। उनका पूरा आया कि आप अपने बारे में ये बताइए, जो लेडी के गीता नाम की महिला थी जो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा था कि जब हमारी रिसर्च बोर्ड की मीटिंग थी तब ये बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि जिस आयु में आपने बागपत खरबूजे लिखा, उसी आयु में हरिशंकर प्रसाद जी ने अपनी वो कृति लिखी। वो तो इसलिए हम उसके एंगल तो सही कारण से, पकड़ा उन्होंने, एंगल तो इस सही पकड़ा। कारण से हम आपको कर रहे हैं। लेकिन मैंने कई सालों तक किसी को बताया नहीं कि मैं तो अभी उस काबिल नहीं हूँ कि उसको बताऊं। तो एक इसे तो इसे आपकी विनम्रता कहें या न कहें, वो प्रश्न मैं नहीं उठाऊंगा। मैं एक अंतिम से प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। एक हिंदी भाषा के साहित्यकार के रूप में ये जो सोशल मीडिया के द्वारा ऐसी स्थिति आ गई है कि लोग लिखने पढ़ने में थोड़े से अधिक किफ़ायत बरतने लग लग गए हैं। तो कई लोग तो लिखते भी नहीं हैं एक्चुअली, पहले जितना लिखते थे उतना लिखते नहीं हैं मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है आपको, ये सारा जो परिदृश्य है वो सृजन की दृष्टि से, ख़ास करके हिंदी साहित्य और व्यंग्य की दृष्टि से, और मुझे ये भी जोड़ने दीजिए कि वैसे पहले से कई नए अवसर भी निकल कर आ रहे हैं। कैसे जी, देखते हैं आप ये पूरा परिदृश्य? अशोक व्यास जी, आप तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में जाने जाते हैं अपने सोशल मीडिया के कारण। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि रचनात्मकता आंदोलन की जगह मैं इसे कहूँगा अभिव्यक्ति का आंदोलन। कि जो व्यक्ति बैठे थे, चुप थे, कोई उन्हें छाप नहीं रहा था या वो लिख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ उन्होंने देखा कि बड़ी आज़ादी है, कोई संपादन नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो लिख दो। और जो अपने मित्र हैं खुद भी लाइक कर दो, उनसे भी लाइक करवा दो। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। तो उसमें ये एक सबसे बड़ी बात ये हुई कि लोगों ने अपनी मन की बातों को लिखना शुरू किया। अब होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति उसको साहित्यिक स्तर पर काव्य शास्त्र की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, सैद्धांतिकी की दृष्टि से देखना शुरू करता है, तो हर रचना तो ऐसी नहीं होती। पर संतोष का विषय ये है अशोक भाई कि उसमें अब इस मीडिया से बड़े-बड़े जुड़ गए। यानी रामदर्श मिश्र जी मैं समझता हूँ लगभग सबसे बड़े ही होंगे, 100 साल के हो गए हैं। या सूर्य बालाजी हैं, वो 83 साल की हो गई हैं। उसमें अभी मैं देखा 94 साल की शीला झुनझुनवाला जी का उपन्यास आया है, तो वो उससे जुड़े हुए हैं। तो जब ये सब जुड़ते हैं तो लगता है कि हाँ, ये इससे जो नया लिखने वाला वो भी पढ़ता होगा तो सोचता होगा कि हाँ, मेरा लेखन कुछ ऐसा हो, अगर वो उसको गंभीरता से लेता है। तो मैं इसलिए इसको रचनात्मकता के लिए उतना नहीं मानता, पर अभिव्यक्ति के लिए तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ। और दूसरी बात, मैंने कुछ लिखा तो आपने अमेरिका में उसको पढ़ा, मैं भारत में हूँ, तुरंत है तुरंत ना? प्रतिक्रिया कर तो दी। तुरंत उसी समय नॉर्वे में कोई पढ़ रहा है, जर्मनी से योजना जैन कह रही है कि जी मैंने आपको पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी कह रही हैं जी कि आपका वो गलत था, है ना? यही आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, तो आपको आप पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो मैं तो उसको, बाकी ऐसा होता है कि जब भी कुछ ओवर कोई चीज़ हो जाती है, ओवर ड्यू हो जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ तो जो प्रतिफलन है वो अच्छे में नहीं होता। ये तो बात आपकी ठीक है, उसमें वेस्ट भी बहुत होता है। पर हमें तो ये है कि जो सार सार गई करे थोथा दिए उड़ाए, नहीं वही ठीक मुझ रहेगा। हाँ, मुझे लगता क्या है कहते कि हैं? आपकी इस बात को मैं, वो क्या कहते हैं, इसका मैं अनुमोदन करता हूँ, और ये प्रस्ताव हम पारित कर देंगे कि सार-सार रहेगा तो जीवन उत्सव बना रहेगा, और ना हाँ। कुछ और बन सकता है, वरना कुछ और बन सकता है। जीवन तो का सार, सार हम जीवन भी सार के रूप में लेते हैं ना, जीवन का सार क्या है ना? जो आपने हुँ, पहले ही फॉर्मूला पूछा कि खुश या कैसे आप सोचते हैं इस जीवन के बारे में। तो तो मैं अपनी एक क्षणिका आप तक पहुँचाना चाहता हूँ, अगर इसमें कहीं व्यंग्य की किरण आ गई है तो ठीक है, नहीं आई तो भी कोई बात नहीं है। ये था कि वो अच्छी लगी जी। क्योंकि उसके पंख थे, हुँ। और बाद में ये शिकायत रही कि वो उड़ना क्यों चाहती है? शादी होगी उसके बाद कि अब ये वो, एनीवे, तो ऐसा करके मैंने नहीं, नहीं, व्यंग्य नहीं, नहीं, करने एक की एक एक मिनट कोशिश इसको की। दोबारा दोबारा एक बार पूरा वो सुनाइए। वो मैं अच्छी फिर और लगी, हुँ। वो
अच्छी लगी क्योंकि उसके पंख थे और बाद में ये शिकायत रही कि वो उड़ना क्यों चाहती है। बहुत बहुत अच्छी बात। देखिए इसमें वो जो मैंने कहा था ना, इसमें जो करुणा का जो परिदृश्य और भाव है उन सब बच्चियों, उन सब लड़कियों के प्रति, जिनके पास पंख है पर उड़ने नहीं दिया जाता। उड़ने दिया जाता है तो उनको आकाश नहीं दिया जाता पूरा। आकाश दिया जाता है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। तो ये ये कोई छोटी, ये क्षणिका दिखने में छोटी है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात करी है अशोक जी। बहुत अच्छी जब बात है। जब ये डॉक्टर हरीश नवल जी जैसे, जिनके ऊपर 18 लोगों ने पीएचडी करे, वो मेरी क्षणिका के बारे में ये बात कहते हैं, तो मेरे जो है मतलब नहीं 56 नहीं, इंच से ज्यादा हो गया मेरा। तो सो बहुत सारा धन्यवाद है, मैंने मैंने जीवन आपकी उत्सव बना दिया आपने। आपकी कविताएं गगनांचल में छापी हैं। आपसे मांग कर के ली, जब मैं अंक निकाल रहा था अमेरिका का गगनांचल का, तो मैं तो आपके उस काव्य कर्म से बहुत परिचित हूँ। आप बहुत अच्छा सर, लिखते हैं अशोक जी। तो बहुत सारा बोलते भी अच्छा धन्यवाद। है, दिखते तो भी अच्छे हैं, अरे और सर, साक्षात्कार अच्छे अच्छे लोगों से लेते हैं। अच्छा, तो मैं एक अच्छी बात अपने दर्शकों को ये कहूँ कि आप अच्छा ही देखेंगे ना तो जीवन उत्सव बनेगा। तो एक तो सार रहे, और दूसरा जहाँ जहाँ अच्छा ही दिखाई दे वो अच्छा ही देखें। और वो गांधी जी उस मामले में याद आ जाते हैं कि बुरा देखना ही नहीं है, तो बढ़िया है। तो बहुत आनंद हुआ, उत्सव हो शुभम गया। करोति कल्याणम, हाँ, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। क्या बात है, क्या बात है है, ना? आज बहुत ही सुंदर। तो ये दीपमय ज्योतिर्मय संवाद के लिए आपका आभार, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक।